ज्यादा नहीं। अब आप देखो कि सर सीबीटी 1 में कितने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, तो आप देखते हो कि आधे बच्चे तो उपस्थित ही नहीं हो रहे हैं। मात्र 49.49%, 49.5% ही बच्चा पेपर देने गया है। इसका मतलब जिन्होंने ये पेपर छोड़ दिया 50% से ज्यादा, तो उनकी फीस भी वापस नहीं होगी। रेलवे कहता है कि हमने तो आपका इंतजाम किया था, हमने तो आपके लिए पेपर तैयार किए हुए थे, हमने तो आपके लिए सिस्टम तैयार किए हुए थे, हमारा खर्चा लग गया वहाँ, और आप नहीं आते हो तो भी आपका पैसा वापस नहीं होगा, खर्चा इनका भी लगा जो आए। और चलो ये जेन्युइन कैंडिडेट से, तो फालतू के लोगों के लिए हम पैसे तो कम से कम उनसे ले लें, ये रेलवे कहता है। कुल मिलाकर के उनके पैसे वापस नहीं होंगे। ये बच्चे फेल हो, पास हो, सीबीटी 1 पास हो ना हो, इन सब बच्चों का जो भी एग्जाम में बैठे हैं, ये सब बच्चे क्या होंगे, ये इन सब बच्चों के पैसे वापस आएंगे। कब आएंगे इसका कुछ अता पता नहीं है। आप देखो आरपीएफ का कब का एग्जाम हो गया, अब तक किसी बच्चे का कोई पैसा वापस नहीं आया है। ये मत सोचना कि मैंने तो एग्जाम दे लिया, मेरे तो पैसे अब तक आए नहीं, तो हो सकता है इनके लिए 6 महीने 8 महीने साल भर भी आपको इंतजार करना पड़े। ठीक है भैया, सरकारी काम है तो चीजें थोड़ा सा सरकारी तरीके से ही चलती हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, ये जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था, आप देखो ना, इसमें कंपटीशन मात्र 719 का था एक सीट पर। मात्र इसलिए कह रहा हूँ, मात्र नहीं होता 719, और इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगला दिखाऊंगा तो आप डर जाएंगे। तो 8113 वैकेंसी थी। कंपटीशन कैसे निकलता है, जो 58 लाख फॉर्म थे, जब इसका इसमें भाग दिया तो पता लगा कि एक वैकेंसी के लिए 719 बच्चों में लड़ाई है। अब आप देखो ना कितना टफ सिलेक्शन है। आप कहते होगे कि आप जिस भी शहर में, जिस भी गांव में रह रहे हो, गांव में कितने बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा? आप कहोगे सर 20 40 50, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। 50 बच्चे मैक्सिमम होते हैं, हो सकते हैं किसी गांव से 60 हो सकते हैं। अब आप सोचो ना कि 719 है, आपके अगर 60 हर गांव से फॉर्म हो, तो आप सोचो 12 गांवों से मिलाकर के एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। ये एवरेज है। 12 गांव में से एक बच्चे का सिलेक्शन, कितना मुश्किल और कितना टफ सिलेक्शन है। और ये कंपटीशन है मेरे भाई, इसमें चीजें ऐसे कटती भी चली जाती है। अब आप ये मत सोचना सिर्फ 12 गांव में से तो हमारे में 2 होशियार हैं, इसका मतलब दोनों उनमें से एक ही लगेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके 12 गांवों में से 50 बच्चे सेलेक्ट हो जाएं और किसी 50 गांवों से एक भी ना हो। तो ये एवरेज मैंने आपको बताया, कंपटीशन इस तरह का है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। और मैं अगर अगला दिखाऊंगा तो भाई आपको मालूम है कि 5 जून से और 24 जून तक एग्जाम चल रहे हैं, यानी मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये मत सोचना कि सर अभी तो एग्जाम ही रह रहा है हमारा ग्रेजुएशन लेवल का, आप ये वीडियो लेकर के आ गए हो। तो भाई एनालिसिस तो मैं करा ही सकता हूं अब तक आए पेपर के आधार पर, तो मैं उसका एनालिसिस भी करूंगा। तो आज मैं जब ये वीडियो 17 जून को बना रहा हूं, तो आप ये तो उम्मीद कर लीजिए कि सबका डेटा लेकर के आया हूं अब तक के हुए पेपर का। ठीक है, तो एक जेन्युइन रिव्यू आपको देकर के जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 12th लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल इसको बोलते हैं, जिसके एग्जाम डेट का आपको अभी इंतजार है। और आपको अगर मालूम हो तो इसकी एग्जाम डेट मात्र 20 से 22 दिन या 25-26 दिन पहले आई थी। 25-26 दिन पहले, यानी ये जो डेट थी मैं आपको बता भी दूं, तो ये शायद 28 या 29 मई में ये डेट आई थी। और सॉरी 28-29 मई नहीं, इस डेट से 5 और 21, तो आप ये 9-10 के आसपास आप मान लीजिए, 9-10 मई के आसपास ये डेट थी। और 5 तारीख से एग्जाम शुरू होने, 5 जून से। और आपको 9-10 मई के आसपास किसी चीज की डेट मिल रही है, 5 जून से आपको पेपर देने हो, तो आप सोच लीजिए ना कि आपके पास तैयारी के लिए कितना सा समय बचा है। और यही होने वाला है इसके साथ, अंडर ग्रेजुएट लेवल के साथ। इस एग्जाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इंटरनली मुझे पता चला है, जहां से मैं पता कर सकता हूं, तो वो ये है। और मैंने इसलिए पता किया, कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चे भी धोखे में रह जाएंगे। मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता कर पाया, पर इतना पता है कि जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो जाना है। इसका कारण भी है क्योंकि आपको मालूम है कि 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल का एग्जाम शुरू हो रहा है। 13 अगस्त क्यों? सिलेक्शन पोस्ट का उससे भी पहले है, और मेरे ख्याल से वो 7-8 अगस्त से ही है। ठीक है, तो उससे पहले एग्जाम खत्म करना है। फिर ग्रुप डी कब होगा, ग्रुप डी का पता नहीं भाई, वो कब का कब होगा। ठीक है, पर ये निश्चित है कि जुलाई में शुरू हो जाना है। वो बात अलग है कि 20-22 या 25 के आसपास से शुरू होगा, वो अलग बात है। पर ये जब भी शुरू होगा उससे पहले, मतलब ये 5-7 अगस्त से पहले खत्म हो जाएगा। तो फिर तो जाहिर सी बात है कि 15 के आसपास शुरू भी करना पड़ेगा, क्योंकि 16 दिन में ये एग्जाम जो कि 5 से 24 के बीच में करा पाए 58 लाख का। और अब जो बच्चे हैं वो 63 लाख हैं, तो जब वो 16 दिन चला तो जाहिर सी बात है ये भी तो 17-18 दिन चलेगा। और अगर ये 17-18 दिन चला तो इसको 15 जुलाई के आसपास स्टार्ट इनको करना ही पड़ेगा। तो आप 15 जुलाई के आसपास इसको मान सकते हैं। और यहाँ कंपटीशन आपको दिखा दूं, मात्र 3445 वैकेंसी है। वो 8000 फिर भी थी, ये उसकी आधी भी नहीं है, लेकिन फॉर्म उससे भी 5 लाख ज्यादा है। वो 58 लाख थे तो 63 लाख है, क्योंकि ग्रेजुएट बच्चा कम होता है और 12th वाला बच्चा, और ग्रेजुएट भी तो 12th है ना, तो वो लोग तो इसमें भर ही रहे हैं। और ये 5 लाख और बढ़ गए जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी तो बढ़ गए ना इसमें, इसके अंदर। तो भाई यहाँ जो कंपटीशन, वहां तो 700 का था, यहाँ 1800 का है। अगर मैं गांव की बात करूं तो यहाँ 30 गांव में से एक बच्चे का सिलेक्शन है। तो आप सोचिए ना कि कितना टफ कंपटीशन है। और ये टफ कंपटीशन 1800 वाला ना आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेगा, ना सीपीओ में देखने को मिलेगा, ना किसी स्टेट की पुलिस भर्ती में देखने को मिलेगा। ये मिलता है एनटीपीसी जैसे एग्जाम में देखने को, जहां 3000 वैकेंसी हो और 63 लाख फॉर्म हो। सोचो कि यूपी के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर 48 लाख फॉर्म थे, पर वैकेंसी भी 60,000 थी, और यहाँ वैकेंसी मात्र 3000, फॉर्म उससे कहीं ज्यादा है। समझ गए? क्योंकि पूरे इंडिया लेवल की वैकेंसी है। रेलवे के लिए बच्चा पागल होता है, स्पेशली पूर्वी यूपी और बिहार में। तो भाई मुझे तो रेलवे चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम डेट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अब मैं एग्जाम एनालिसिस पे आता हूं, जो ग्रेजुएट लेवल का, और उसके आधार पर ही मैं आपको तय कर दूंगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। ग्रेजुएट लेवल का अगर मैं एनालिसिस करवाने लगूं तो मेरे भाई आप इस बात को गौर से सुनना कि अगर आप मैथ्स का देखोगे तो अर्थमेटिक एंड एडवांस 2 पार्ट होते हैं। एडवांस में अगर आप ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की ही बात करो स्पेशली, तो वहां मात्र दो क्वेश्चन है, एक ज्योमेट्री से एक ट्रिग्नोमेट्री से। लेकिन अगर आप 3D 2D को भी इसमें मान लो एडवांस में, तो एक 2D से और एक 3D से, तो टोटल 4 या 5 क्वेश्चन ही आपके मैथ्स में एडवांस से आ रहे हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है, क्योंकि 30 का मैथ आता है, तो 25-26 क्वेश्चन किसके हैं? अर्थमेटिक के। अब आप कहो सर ये तो ठीक है, पर ये लेवल कैसा आ रहा है? तो जो 2D 3D के क्वेश्चंस हैं वो ठीक ठाक लेवल के आ रहे हैं, वही इसको थोड़ा सा टफ बना रहे हैं। फिर भी अगर मैं बोलूं कि भाई बच्चों ने जो बोला, जो एवरेज बच्चे हैं, वो इसमें 25-26 क्वेश्चन टोटल एडवांस और ये मिला के 25-26 क्वेश्चन मतलब करने लायक है। एक एवरेज बच्चा भी इसमें 25-26 करके आ रहा है। अब चूंकि ये ग्रेजुएट लेवल है, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल इससे तो थोड़ा इजी आएगा, ये तय है।
आपके 63 लाख फॉर्म में वैकेंसीज कम है, क्या इससे टफ नहीं हो सकता? पर रेलवे ये भी तो देखेगा ना कि यार आप ग्रेजुएट लेवल को, वो भी तो सीबीटी 1 है, वहां अगर एक एग्जाम से सिलेक्शन हो रहा होता तो मैं कह देता वो टफ आएगा, लेकिन वहां भी तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है निश्चित तौर पर। तो इसके सीबीटी 1 से ग्रेजुएट लेवल वाले से और अंडर ग्रेजुएट लेवल कैसे हार्ड हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसको तो रेलवे को पेपर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रही है कंपनी, वो भी सोचेगी कि ऐसा तो बना ही नहीं सकते। और पेपर आप कहो कि सर बच्चे बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, फिर तो सोचेंगे कि इसका थोड़ा टफ बना दें। भाई अभी तो उन्होंने कॉपी थोड़ी चेक करी है कि कौन सा कितना अच्छा करके आ रहे हैं बच्चे, और उनका पेपर तो बहुत पहले सेट हो गया होगा, है ना, एकदम से तैयार करने बैठेंगे नहीं। तो जब पेपर सेट किया होगा तो जाहिर सी बात है ये तो दिमाग में रखा होगा ग्रेजुएट लेवल का थोड़ा हार्ड करके चलेंगे और अंडर ग्रेजुएट लेवल का थोड़ा सा कम करके चलेंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली यही एक दिमाग में रहता है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के मेरे भाई 30 क्वेश्चन आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन 27 क्वेश्चन आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, जो एक एवरेज बच्चा इजीली कर लेगा अगर उसने पढ़ाई करी है तो। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे जो आपको परेशान भी कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल। ठीक है, आप कहो सर ये जो एग्जाम है ये तो हर बार लेवल बढ़ता तो नहीं जा रहा है, जो शुरू में आए थोड़े आसान है, अब थोड़े टफ तो नहीं होते जा रहे हैं? हाँ, तो ये सुनने में आया है, पर भैया जिसने पहला एग्जाम दिया उसने दूसरा नहीं दिया, जिसने दूसरा दिया उसने पहला नहीं दिया, बच्चे ही तो बता रहे हैं। तो ऐसे तो कह पाना कि टफ हो रहा है ये मतलब तर्कसंगत बात नहीं लगती, क्योंकि एक बच्चे ने दोनों एग्जाम नहीं दिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि जैसे इस हफ्ते मंडे में जो चीजें आ रही हैं, जिस टाइप की मैथ में ये टाइप आया यूनिट डिजिट, तो पूरे हफ्ते यूनिट डिजिट चल रहा है। इस मैथ में अगर इस हफ्ते ये चीज आई, पूरे हफ्ते वो चीज चल रही है। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन चल रहे हैं पूरे हफ्ते, तो उस तरह से हो रहा है। रीजनिंग में वही टाइप, डायरेक्शन से अगर 2 क्वेश्चन है तो पूरे हफ्ते 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब ये होता है रेलवे में, पहले से भी मैंने पहले ही बोल दिया था भैया ये चीज होती है रेलवे में कि पहले से जब आप इसके सॉल्यूशन वाली बुक्स आती हैं तो आप देखते भी हैं, अच्छा इस शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन, इस शिफ्ट में भी ऐसा ही, इस शिफ्ट में भी ऐसा ही, तभी आपको दिखेगा फर्क। अब मैं जीएस की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे को कोई चीज परेशान कर रही है तो यही सब्जेक्ट है। इसमें जो सबसे हतप्रभ कर देने वाली बात है वो है 40 क्वेश्चनों में से 15 से 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। यहां तक बच्चे बता रहे हैं। अब सोचो करंट अफेयर्स तो बहुत टफ चीज हो रही है इसका मतलब, और वो करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि वो इजीली बच्चे ढूंढ पा रहे हैं वहां पर, वो परेशान करने वाला है। ये परेशान करने वाला करंट अफेयर। सोचो आधा पेपर तो इसने कवर कर लिया जीएस का, फिर बाकी चीज 5 नंबर यानी सबसे ज्यादा अगर कोई एक चीज आ रही है पूरे पेपर में, ये तो करंट अफेयर्स है, फिर कोई सब्जेक्ट है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी में से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी इन्होंने फेवरेट समझा अपना। ठीक है, तो ये हो रहा है। अब आप कहोगे सर 5 क्वेश्चन पॉलिटी के ये फिक्स से आ रहे हैं, मतलब एक ही सेटों की बात मैं कर रहा हूं। और अगर मैं ये देखूं कि सर इसमें बच्चा इजीली कितने कर पा रहा है, तो भाई बहुत ज्यादा नहीं, जो बच्चे के करने लायक एक एवरेज बच्चा अगर जीएस पढ़ता है तो 15 से 20 क्वेश्चनों के बीच ही पहुंच पा रहा है, तो ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये मैं उन बच्चों की बता रहा हूं, देखिए मैंने पेपर नहीं देखा, किसी और ने नहीं देखा, तो ये बच्चों की कही हुई बातें हैं। अब आपके 5 क्वेश्चन और अगर कहो तो 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आ रहे हैं, और कंप्यूटर के भी आसान नहीं आ रहे हैं कि जो नॉर्मली पूछ लिया जाता है कंप्यूटर का दिमाग क्या है, उसके पिता क्या, ऐसे नहीं, मतलब और भी टफ अगर होंगे तो उस तरह के भी नहीं है। थोड़ा इनको भी टफ बनाया गया है कि 1-2 क्वेश्चन तो ठीक से पल्ले पड़ जाएंगे, पर 2-3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से भी। तो आप देखो ना कि 15-20 कर पा रहा है एक एवरेज, मतलब मैं कहूंगा कि जो जीएस पढ़ता है ठीक ठाक, तो थोड़ा 20 से ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं तो 15-16-17 पे लटकते हुए दिखाई दोगे। तो यहाँ इन्होंने जीएस में इसको टफ बनाने की कोशिश करी है पेपर को। अब आप उसकी बात करें कि सर जो हमारा वो लेवल है यानी 10+2 वाला जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में तो कोई परेशानी नहीं होनी, तो जीएस जरूर वहां थोड़ी सी आसान हो जाएगी बाकी के मुकाबले, इसके मुकाबले। ठीक है, तो ये आपका पूरे पेपर का एक संपूर्ण एनालिसिस है, जिस तरह का पेपर आ रहा है और जैसी बच्चों ने बातें करी हैं उस हिसाब से बता रहा हूं। बाकी पेपर अगर सामने होता है तो शायद और ज्यादा